हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सिंपल सी बात है। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को ये वाली बात अभी तक पता चल गई होगी कि ये जून का लास्ट लेक्चर होने वाला है, यानी कि जून के करंट अफेयर्स में हमने टोटल 6 लेक्चर देखे। लगभग 6 लेक्चर्स में हम लोगों ने पूरे मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा सेशन और हमारा पूरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। और अगर आप इस प्रयास से रिलेटेड कुछ बताना चाहते हैं तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बता सकते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 26 ऑफ जून टू 30 जून के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इसके साथ साथ इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपीएसआई, एसएससी, रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं हम लोग क्विक रिवीजन की। तो ऐसे सभी मेरे साथी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वो इस पूरे सेशन को लास्ट तक देखें और अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर इस पर्टिकुलर सेशन को अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन का फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था, यानी प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम है जगदीप धनखड़ साहब, ये चीफ गेस्ट के रूप में इंटरनेशनल योगा डे जो सेलिब्रेट किया गया, कब सेलिब्रेट किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है 21 जून को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो चीफ गेस्ट थे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब। इसके अलावा यह पूरा आयोजन कहाँ किया गया? तो यह पूरा आयोजन जबलपुर जिले में किया गया। जबलपुर जिले में किया गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से। तो मध्य प्रदेश वाले इस पर्टिकुलर बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जितनी 3 चीजें मैंने आपको बताई, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाता है 21 जून, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ गेस्ट, और कहाँ मनाया गया, जबलपुर। एज इट इज इनमें से कोई प्रश्न जरूर किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। और अगर स्पेसिफिकली हम लोग बात करें तो अभी रिसेंटली जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होने वाला है, उसके किसी शिफ्ट में आपको ये प्रश्न देखने को आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसी में सूरत जिला है गुजरात का, वहां उस जिले ने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है एक ही साथ, क्योंकि वहां पर इस पर्टिकुलर योगा इवेंट में, यानी 21 जून को जब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया गया, तब यहां पर 1.53 लाख लोग पार्टिसिपेट किए। 1.53 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया और योगा किया साथ में। इस वजह से इसका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में चला गया है या दर्ज हो गया। अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है स्वामीनाथन जानकी रमन को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है स्वामीनाथन जानकी रमन को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर। इसके अलावा इंडिया की रैंक के बारे में मैंने आपको बताया था। कई इंडेक्सेस के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में चर्चा की थी, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स की, इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, या फिर आप बात करें पीसफुल इंडेक्स की, है ना। तो बहुत सारे इंडेक्स की हमने वहां पर प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। तो वहां पर आपको प्रीवियस लेक्चर को देखना है और डिटेल में आपको जानकारी वहां से इकट्ठी करनी है और साथ साथ उन चीजों को नोट डाउन करना है आपको। बेसिकली यहाँ पर आपको ध्यान है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडिया की रैंक क्या रही है? इंडिया की रैंक रही है 127। अगर बात करें कौन जारी करता है, तो आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मैं लिख देता हूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है। तो 127th रैंक आप एज इट इज ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल, जो कि बिहार में बनने वाला है। और बिहार के किस शहर में? तो पटना में बनने वाला है। जानकी नगर इसे कहा जाएगा, जहां पर ये बनने वाला है। और साथ ही साथ ये कब तक तैयार हो जाएगा? तो 2025 तक तैयार हो जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल, ध्यान ये रखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने आप में ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। ध्यान आपको ये रखना है कि आप सभी को ये वाली बात पता होगा कंबोडिया मंदिर के बारे में, है ना। कंबोडिया मंदिर, उससे इंस्पिरेशन लिया गया है। मीनाक्षी का सिंदरेश्वर टेम्पल, उससे इंस्पिरेशन लेकर, या फिर एक और है रामेश्वरम या रामानाथ स्वामी टेम्पल जो रामेश्वरम में मौजूद है, उससे इंस्पिरेशन लेकर इस पर्टिकुलर टेम्पल को बनाया गया है। तो एज इट इज ध्यान रखना है आपको इन सारी बातों को। प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, जो कि स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, इन्होंने भारत इन पेरिस कैंपेन एक लॉन्च किया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया, तो ये ध्यान रखना है
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो न्यूज इस पर्टिकुलर में, दो तीन न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, जिन्हें आपको भूलना नहीं है। भारत इन पेरिस कैंपेन, जैसा कि आप सभी को पता है, अगला जो ओलंपिक गेम्स है वो कहाँ होने वाला है, पेरिस में होने वाला है। पेरिस में होने वाला है, इसलिए ज्यादा पार्टिसिपेशन के लिए, प्लेयर्स की ज्यादा पार्टिसिपेशन के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया, जिससे युवा जो है प्लेयर्स हैं, युवा प्लेयर्स प्रोत्साहित हों, इसलिए एक कैंपेन चलाया गया जिसका नाम क्या है, भारत इन पेरिस। चलिए बात करते हैं आज के नए करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजिप्ट की यात्रा की। इजिप्ट जिसे आप हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में आप बोल सकते हैं मिस्र की यात्रा की। यहां पर जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाईएस्ट स्टेट ऑनर दिया है किसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें तो 2-3 देशों की इन्होंने यात्रा की है, और प्रीवियसली भी हमने देखा था कई जगह इन्हें हाईएस्ट स्टेट ऑनर का खिताब मिला है अलग अलग देशों में। तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे एक साथ। सबसे पहले अभी इजिप्ट की बात आई है, तो इजिप्ट के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति साहब ने इनको दिया है। तो राष्ट्रपति जो है अब्दुल फतेह अल सीसी, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। ऑर्डर ऑफ नाइल की स्थापना 1915 में की गई। अच्छा सॉरी, इसके पहले मैंने लगता है बोल दिया प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। इजिप्शियन प्रेसिडेंट है, यानी मिस्र के प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम क्या है, अब्दुल फतेह अल सीसी। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट स्टेट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। वहां का हाईएस्ट स्टेट ऑफ ऑनर क्या है, तो वहां का हाईएस्ट स्टेट ऑफ ऑनर क्या है, ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल, इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 1915 में की गई थी। यानी ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है या ये ऑनर है ना, ये ऑनर इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1915 में की गई थी। जो मिस्र या मानवता को अमूल्य सेवाएं प्रदान करने वाले राष्ट्राध्यक्षों, राजकुमारों और उपराष्ट्रपतियों को प्रदान किया जाता है। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, और यह पीएम मोदी को दिया गया 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। आप देख रहे हैं अलग अलग देशों ने अपने देश का सबसे सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। अपने आप में ये गर्व की बात है, और साथ ही साथ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हर जगह जहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर ये अवार्ड इन्हें दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1997 के बाद मिस्र का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। ये वाली बात आप ध्यान रख सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलर इस पॉइंट से, तो आपको ये वाली बात भी पता होनी चाहिए कि रिसेंटली और कहां दिया गया इन्हें। तो कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोहू, पपुआ न्यू गिनिया, आप सभी को पता होगा पपुआ न्यू गिनिया, प्रीवियसली जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जाने से पहले वो पपुआ न्यू गिनिया गए थे, और वहां पर भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था मई 2023 में। आप सभी को पता होगा यहाँ के जो उस समय शायद प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पैर छूकर इनका सम्मान किया था। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा फिजी का जो हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। तो 2 कंट्रीज के नाम आप ध्यान रखेंगे बेसिकली, बाकी आप कुछ चीजें अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ रशिया, जैसे सेंट एंड्रयू अवार्ड, इससे भी सम्मानित किया गया है। पुतिन साहब ने इस सम्मान से नवाजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इसके अलावा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये जरूर आप ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न ये जरूर पूछा जा सकता है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, जो कि यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है, उससे सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड निम्न में से किसे दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वहां पर नरेंद्र मोदी बस लिखा होगा ऐसा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करते हैं जब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, तो किन किन बातों पर चर्चा हुई उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अच्छा, तो पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, उसके बाद हिंदी में भी आ जाएंगे, ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया यूनाइटेड स्टेट्स, मार्क्ड अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड इन द इंडिया यूएस टाइज विथ सेवरल सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट एंड पार्टनरशिप बीइंग एस्टैब्लिश्ड। बहुत सारे समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए गए हैं बेसिकली इंडिया और अमेरिका के बीच। किन किन बातों पर एग्रीमेंट हुआ है, इन बातों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पर्टिकुलरली अगर बात करें हाईटेक पार्टनरशिप की, हम लोग बात करें तो हाईटेक पार्टनरशिप, हाईटेक जैसे क्वांटम कंप्यूटर, आपने रिसेंटली सुना होगा, मैंने आपको करवाया है, क्वांटम कंप्यूटर हमारे भारत ने डेवलप किया है। वैसा ही तो क्वांटम एनर्जी पर बात की गई है ना। इसके अलावा सेमीकंडक्टर सप्लाई पर बात की गई है ना, इस पर समझौता किया गया है, ठीक है।
इसके साथ साथ कई सारी फैसिलिटीज, जो भी हाईटेक फैसिलिटीज हैं वो इंडिया को प्रोवाइड की जाएंगी और इंडिया साथ साथ अमेरिका को प्रोवाइड करेगा। इस तरह का कुछ समझौता किया गया है। इसके अलावा डिफेंस कॉरपोरेशन पे डिफेंस सहयोग में भी, यानी कि रक्षा सहयोग आप ऐसा कह सकते हैं, यही बातें आपको हिंदी में मिल जाएगी। पहले यहां पर देख लेते हैं डिफेंस कॉर्पोरेशन। डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की बात की गई है, यानी कि हम जो भी काम करेंगे वो पार्टनरशिप बेसिस पर करेंगे, यानी इंडिया और यूएसए की बात हो रही है। इंडिया और यूएसए यानी इंडिया और अमेरिका जितनी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी है उनको इंट्रोड्यूस करता है तो उनके साथ कुछ जानकारियां साझा करेगा। साथ ही साथ एक MOU साइन किया गया है GE एरोनॉटिक्स और HAL का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, जनरल इलेक्ट्रिक, GE जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये दो कंपनियां हैं। इन्होंने पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चर किया है GE F414 जेट इंजन्स का इंडिया में, है ना, जिसको यूज किसमें किया जाएगा? तेजस मार्क 2 में यूज किया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर कंपनीज के साथ एक MOU साइन किया गया है। साथ ही साथ परचेज किया गया है 16 आर्म्ड MQ-9B सी गार्जियन UAVs और डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम्स को डेवलप किया जाएगा। सिप रिपेयर एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो इस तरह से कई सारे डिफेंस सेक्टर में आप ऐसा समझ सकते हैं। ये सब याद करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, ये सारी चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि मेंस देते हैं। अगर बात करें MPPSC के मेंस की तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह के कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे डिफेंस कॉर्पोरेशन हाईटेक पार्टनरशिप पर बात की गई है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। अगर यही सारी बातें आपको हिंदी में देखना तो सामरिक रक्षा साझेदारी, हाईटेक साझेदारी, भारत में GE F414 जेट इंजन के निर्माण के लिए GE और HAL के साथ के बीच समझौता ज्ञापन, ठीक है। साथ ही साथ रक्षाकरण, पारिस्थितिकी तंत्र, जहाज मरम्मत समझौते और अमेरिकी विमान कमानों में भारतीय संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है या परिचर्चा की गई है। साथ ही साथ स्पेस कॉर्पोरेशन पर भी बात की गई है। स्पेस कॉर्पोरेशन पर भी बात की गई है, जिसमें नासा प्रोवाइड करने वाली है एडवांस ट्रेनिंग किसे? इंडियन एस्ट्रोनॉट जितने भी हैं उन्हें, जो कि जाने वाले हैं स्पेस में, है ना, तो उनको एडवांस ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करेगा? नासा देने वाला है। इसके अलावा ट्रेड और कॉन्सुलर इश्यूज पर बात की गई है, यानी कि ट्रेड रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें खत्म करना है और उन्हें सुगम बनाना है, या आप ऐसा कहें ट्रेड को आसान बनाना है विभिन्न देशों में। इस पर बात की गई है, इस पर एग्रीमेंट साइन किया गया है। रिलैक्सेशन ऑफ H-1B वीजा नॉर्म्स और क्लीन एनर्जी पर बात की गई है। बेसिकली क्लीन एनर्जी जिसमें नेट जीरो कार्बन एमिशन की बात की गई है। आप सभी को पता होगा US जैसे कि इंडिया का टारगेट क्या है? नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है 2030 तक का, है ना। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को आपको बस एक बार रीड करना है और कुछ ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं। किन किन टॉपिक्स पर बात की गई है सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्लीन एनर्जी पर बात की गई है, ट्रेड एंड कॉन्सुलर इश्यूज पर बात की गई है, स्पेस कॉर्पोरेशन, डिफेंस और हाईटेक पर बात की गई है, हाई टेक्नोलॉजी पर बात की गई है। तो यही सारी बातें आपको यहाँ पर हिंदी में मिल जाएंगी। तो एज इट इज आप PDF से पढ़ लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये कुछ इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। अगर फिर भी आपको किसी बात में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बताइए, हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 रिलीज किया जा चुका है। सबसे पहला प्रश्न क्या आएगा? सबसे पहला प्रश्न ये आएगा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो IMD इसे जारी करता है। जारी करने वाली संस्था कौन सी है? IMD का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। यहां पर हिंदी में भी दिया गया है और इंग्लिश में भी है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ये पर्टिकुलरली आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया की रैंक क्या है। तो इंडिया की रैंक है, आपको ध्यान रखना है 40th रैंक है आउट ऑफ 64, ठीक है। तो एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इंडिया की रैंक आपको पता चल गई, तो ये हो गई आपकी इंडिया की रैंक 40th है। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि किस कंट्री ने टॉप किया है। तो डेनमार्क की रैंक आई है फर्स्ट, सेकंड है आयरलैंड की और थर्ड है आपके स्विट्जरलैंड की। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। डेनमार्क, आयरलैंड, है ना, और स्विट्जरलैंड आपको एज इट इज ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके अलावा ये पर्टिकुलर जो इंडेक्स है, ये किस पर बेस्ड है और ये क्यों बनाया जाता है। यह पर्टिकुलर जो इंडेक्स है यह देशों का विश्लेषण और रैंकिंग इस आधार पर करता है कि वे दीर्घकालिक मूल्य निर्माण प्राप्ति करने के लिए अपनी दक्षताओं का प्रबंधन कैसे करते हैं, यानी कि ये एनालाइज करती है ऐसे ये पर्टिकुलर इंडेक्स में
आईएमडी जो संस्था है वो ये एनालाइज करती है कि किस तरह से विभिन्न देश, किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज क्या कर रही हैं, कंपटीशन को लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन में कंपटीशन रख रही हैं। जैसे हम लोग बोले कोई एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, वो कितने समय तक चल रहा है और उसकी उपयोगिता क्या है, सभी देशों में, पूरे वर्ल्ड में उसकी उपयोगिता क्या है। यानी आप ऐसा कहें कि सभी लोग एक कंपटीशन पर दौड़ रहे हैं, तो कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है, कौन सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, कौन बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रहा है, इस तरह की बातों पर ध्यान रखते हुए ये पर्टिकुलर इंडेक्स बनाया जाता है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर आप समझे तो बिल्कुल यही है कि डिफरेंट कंट्रीज एक रेस में, आप समझिए, दौड़ रहे हैं। आईएमडी संस्था इसे जारी करता है। इस पर्टिकुलर इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, जो अलग अलग विभिन्न देश हैं, वहां पर किस तरह से कंपटीशन है, हर एक प्रोडक्ट जो बनाया जा रहा है वो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं। मतलब कोई प्रोडक्ट बनाया है किसी ने, किसी देश ने, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो कितने समय अंतराल के लिए वो चल रहा है ना। अगर एक सिंपल प्रोडक्ट की हम लोग अगर बात करें, है ना, साथ ही साथ उसकी लायबिलिटी कितनी अच्छी है, वो कितना एसेट क्रिएट कर रहा है, तो इन सारी चीजों पर बात की जाती है। और ये पर्टिकुलर रिपोर्ट में यूज किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वेज, स्टैटिस्टिकल डाटा एंड ट्रेंड्स एंड बेंचमार्क ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस अराउंड द वर्ल्ड। किस तरह से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रहा है, यानी कि आप ऐसा कहें प्रतिस्पर्धा किस तरह से बढ़ रही है, इसी पर बेस्ड एक रिपोर्ट तैयार करता है कौन, आईएमडी। तो ये पर्टिकुलर चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट रैंक डेनमार्क की है, ये ध्यान रखेंगे। इंडिया की रैंक 40th है। और कौन सी संस्था इसे जारी करती है, तो आईएमडी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है कायरियाकोस मित्सोताकीस sworn in as a prime minister of Greece for a second term। ग्रीस के नए प्राइम मिनिस्टर, या आप कहें सेकेंड टर्म प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, कायरियाकोस मित्सोताकीस। आप देख लें किस तरह से आप प्रोनाउंस करते हैं इसे। तो आप कियारा टाइप ऐसा याद कर रख लीजिए, कियारा टाइप आप याद रख लेंगे, मुझे उम्मीद है। कियारा, तो यहां से आप ध्यान रख सकते हैं, कियारा टाइप से कुछ याद रखिए। कियारा बन गए हैं साहब, कियारा साहब बन गए हैं। थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के ही हम लोग याद करेंगे तभी वो याद हो पाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ग्रीस के, तो ग्रीस के नए प्राइम मिनिस्टर कियारा साहब हैं, ऐसा भी आप ध्यान रख सकते हैं। कुछ और अगर आप बना पाए तो वो और अच्छी बात है। इसके अलावा इन्होंने ओथ ले ली है, तो सिंपल सी बात है, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। 2019 के जनरल इलेक्शन में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे और इस बार इनका सेकेंड टर्म है। सिंपल सी बात है, आपको एज इट इज ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। रिसेंटली वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का शुभारंभ किया गया। किसने किया यह शुभारंभ? मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का शुभारंभ किया गया, आप सभी को पता होगा। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में 6 दिवसीय वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा, जो कि 16वीं सदी की गोंडवाना साम्राज्य की रानी थी, उनके सम्मान में शामिल होने वाले हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 जून बालाघाट से इस गौरव यात्रा का उद्घाटन किया। तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि ये इसकी शुरुआत कहां से की गई। तो इसकी शुरुआत की गई, इस यात्रा की शुरुआत बालाघाट जिले से की गई है। तो एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, बालाघाट से इसकी शुरुआत की गई है, रानी दुर्गावती गौरव यात्रा। इसके अलावा अगर बात करें रानी दुर्गावती जी के बारे में, तो रानी दुर्गावती 1524 से 1564 तक, 1524 में इनका जन्म और 1564 में इनकी मृत्यु, और 1550 से 1564 तक ये गोंडवाना के शासक की रानी थी। ठीक है, इन्होंने बहादुर को हराया, जिन्होंने 1556 यानी 1556 में मालवा प्रांत पर अधिकार कर लिया। मालवा प्रांत के जो आज के प्रमुख शहर है, वही इंदौर के आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा किसमें आता है, मालवा में आता है। इसके अलावा रानी दुर्गावती के साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच सीधा संवाद था। साथ ही साथ जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया और एक डाक टिकट भी उनके नाम से भारत सरकार ने इशू किया था। सिंपल सी बात है, आपको एज इट इज ध्यान रखना है। ये प्रमुख वीरांगना थी, आप सभी को ये वाली बात पता होगी, और जिनको नहीं पता है उनको अभी पता चल गई। ये कहाँ की रानी थी, तो गोंडवाना की। तो आपको एज इट इज ध्यान रखना है, ठीक है। गोंडवाना के जो शासक हैं उनकी रानी थी, और इन्होंने सबसे पहली बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बाज बहादुर को हराया था और 1556 में मालवा प्रांत पर अधिकार कर लिया। तो एज इट इज ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। जिनको इंग्लिश में लिखना है तो वो इंग्लिश में यहां से लिख सकते हैं, सेम वही पॉइंट्स हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है WEF ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया। WEF वही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम,
आप सभी को ये वाली बात पता होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 ने एक रिपोर्ट दी जिसमें पर्टिकुलरली बात की गई एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में। एक इंडेक्स जारी किया कि एनर्जी ट्रांजिशन की जब हम लोग बात करते हैं तो एनर्जी ट्रांजिशन क्या है, किस तरह से सारी एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है। एनर्जी स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग ग्रीन एनर्जी को दे रहे हैं। ग्रीन एनर्जी किस तरह से आज के टाइम पर उसकी उपयोगिता बढ़ रही है, उस पर हम लोग बात करते हैं। इस पे इंडिया की रैंक क्या रही है, तो अगर हम लोग बात करें तो इंडिया जंप 20 प्लेसेस इन 67th पोजीशन अमंग द 120 कंट्रीज। तो 120 देशों में इंडिया की रैंक क्या है, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया यानी भारत की रैंक क्या है, 67th रैंक है। इसके अलावा इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इन 2021 में इसकी पोजीशन कितनी थी, तो 87 पोजीशन थी, 87th रैंक थी। लेकिन अब रैंक कितनी हो गई है, तो 67th रैंक है, एज इट इज, ध्यान रखना है। इसके अलावा ने टॉप किया है, तो टॉप किसने किया है, तो ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे, स्वीडन ने टॉप किया है। इसके पहले मैंने आपको एक और इंडेक्स बताया जिसमें डेनमार्क ने टॉप किया था, है ना। यहाँ पर डेनमार्क की सेकंड रैंक है, एज इट इज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें ध्यान होंगी। चलिए, यही वाली बातें आपको यहाँ पर हिंदी में मिल जाएंगी। तो सिंपल सी बात है, विश्व आर्थिक मंच की 2023 रिपोर्ट के अनुसार केवल भारत और सिंगापुर ही प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं जो संतुलित तरीके से स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और इक्विटी को आगे बढ़ाकर संक्रमण की गति दिखा रहे हैं। तो एज इट इज ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इक्विटी, ये जो है ना, इक्विटी लिखा हुआ है, इक्विटी को आगे बढ़ाकर क्या कर रहे हैं, बैलेंस रूप से आगे चल रहे हैं। यानी कि जो एनर्जी ट्रांजिशन जिस तरह से हो रहा है चीजें, तो एक मात्र दो एक कंट्रीज हैं जिनका नाम है भारत और सिंगापुर, यही सबसे सफल रही हैं ग्रीन एनर्जी को का इम्प्लीमेंट करने पे, या एनर्जी से किस तरह से वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है, या उसकी उपयोगिता किस तरह से है, या उसका यूज किस तरह से किया जा सकता है डिफरेंट सेक्टर्स पर, उस पर बात की गई। एनर्जी की हम लोग जब बात करें तो विंड एनर्जी भी आती है, सोलर एनर्जी भी आती है ना। तो इन सभी एनर्जीज को समरूप या एक साथ लेकर कौन से देश चल रहे हैं, या इसका बैलेंस्ड रूप से मैनेजमेंट कौन कर रहे हैं, तो वो है भारत और सिंगापुर। तो आपको ये वाली बात भी पता होनी चाहिए, ये एक बहुत ही अच्छी बात है अपने आप में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाने वाला है, 13 जुलाई को लॉन्च होने वाला है चंद्रयान 3। आप सभी को ये वाली न्यूज मैंने ऑलरेडी बता दी है, लेकिन एक डेट फिक्स नहीं थी। मैंने आपको बताया था कि ये किस दिन किस मंथ में ये होने वाला है, तो जुलाई में हमने आपको बताया था कि चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें चंद्रयान 1 की, तो चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था, तो 2008 में लॉन्च किया गया था। मून पर जाने वाली एक रॉकेट है, मून यानी चंद्रमा पर जाने वाला एक रॉकेट है। चंद्रयान 2 की बात करें तो ये भी लॉन्च किया गया था 2019 को, लेकिन इसका जो लैंडर था वो क्रैश हो गया था। जब इसने सरफेस पर कदम रखे अपने, तब ये क्रैश हो गया था कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। और अब चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाने वाला है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट बात यह है कि चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3, है ना। ये एक लॉन्चिंग व्हीकल है, ध्यान क्या रखना है। चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया था, जिसे फैट बॉय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैट बॉय ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पर जो इमेज आपको दिख रही है वो इसी की है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें GSLV Mark 3 की, तो GSLV Mark 3 का नया नाम रख दिया गया है। ऑलरेडी हमने करंट अफेयर्स में ये ऑलरेडी प्रीवियसली कर लिया है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका नया नाम क्या हो गया है, तो लॉन्च व्हीकल Mark 3 इसका नया नाम हो गया है। तो GSLV का नया नाम क्या हो गया है, लॉन्च व्हीकल Mark 3 LVM3 आपको एज इट इज ध्यान रखना है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च होने वाला है, तो 2023 में लॉन्च हो रहा है। 2023 में लॉन्च हो रहा है, कब, 13 जुलाई को। अगर बात करें इसके पहले चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ, तो 2019 में यह लॉन्च हुआ। बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। शॉर्ट न्यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हॉकी मध्य प्रदेश हॉकी की टीम ने एक खिताब जीता है, 13th हॉकी इंडिया जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2023 का खिताब इन्होंने जीत लिया है, चंडीगढ़ टीम को हराकर। यह पर्टिकुलर इवेंट कहां किया गया है, तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में यह पर्टिकुलर इवेंट कराया गया था, और यहाँ पर मध्य प्रदेश की हॉकी टीम ने विजय हासिल की है या जीत हासिल की है। इसके अलावा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है इंडोनेशिया, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप को कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है, तो इंडोनेशिया। साथ साथ आप ध्यान रखेंगे फीफा के प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई डिफरेंट एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में। इसके अलावा दिल्ली का जो औरंगजेब लेन है, यह एक सड़क है, इसका नया नाम कर दिया गया है आफ्टर एक्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इसे रख दिया गया है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि औरंगजेब लेन का नया नाम क्या है दिल्ली की, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, आप ऐसा बोल सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा जैसे अमृत उद्यान रखा गया है ना, तो कई सारे नाम रखा गया, ऑलरेडी हमने प्रीवियसली कर लिया, तो इसलिए हम लोग उसे डिस्कस नहीं कर रहे। दिल्ली के जो आसपास का जो एरिया है वहां पर जैसे कर्तव्य पथ हो गया, ठीक है, राजपथ से कर्तव्य पथ नाम रख दिया गया। वैसे ही कुछ है, औरंगजेब लेन एक रोड है, उसका नया नाम क्या कर दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम रोड मार्ग, ऐसा आप कह सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें सीएम ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी साहब। इन्होंने अनाउंस किया है कि ये उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, अगर आप इसके बारे में थोड़ा ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप जरूर बताइए, हम लोग इस पर डिटेल वीडियो बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट भी है ना। अगर आप स्पेसिफिकली बात करें, किसी आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप बात करें किसी अदर स्टेट पीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर समान नागरिक संहिता अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि ये, क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है ना, इस टाइम पर बहुत ज्यादा देश में चर्चा हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का भी नया वर्डिक्ट आया है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलर डिटेल लेक्चर में, अगर आप कहेंगे आपका इंटरेस्ट होगा तो। अगर नहीं है इंटरेस्ट तो हम लोग अभी पर्टिकुलरली सिर्फ इस न्यूज पर बात करते हैं कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी साहब, इन्होंने समान नागरिक संहिता अपने राज्य में लागू करने की बात कही है, कि उसका बिल पेश किया है, उसका बिल विधानसभा में पेश कर दिया है, और इनको उम्मीद है कि यह बिल पास हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यह कहता है कि जहां पर भी यह लागू होगा, जहां पर भी कोई भी राज्य अगर इसे जारी करता है, तो वहां पर सभी नियम बराबर होंगे या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे सभी के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर हम लोग बात करें तो ये डीपीएसपी में आता है, डीपीएसपी के अंतर्गत इसके बारे में डिटेल में कहा गया है। कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर भी आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल नंबर 44 में बहुत ही विस्तृत रूप से इसके बारे में कहा गया है ना। इसके अलावा अगर बात करें, डीपीएसपी भाग 4 में मौजूद है, भाग 4 में मौजूद है, और इसे कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से इसे अडॉप्ट किया गया है। तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों भाग 4 में मौजूद है, और अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कहा गया बताई गई है। और यहाँ पर इसमें यह कहा गया है कि सभी राज्य अगर इसे लागू करता है तो सभी के लिए समान कानून होंगे, समान नियम होंगे। अगर हम लोग डिस्कस करें तो कहां कहां पर हमारे भारत देश में किन किन मैटर्स पर पर्टिकुलरली समान नागरिक संहिता पूरे हर एक राज्य फॉलो कर रहा है, वह है सिविल मैटर्स या क्रिमिनल मैटर्स, यानी जितने भी आप कहें, अगर आप कहें, एक सिंपल उदाहरण से मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो उसकी जो सजा आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से होगी या मध्य प्रदेश न्यायालय से होगी, सेम सजा आपको राज्य के किसी भी आप स्टेट में अगर जाते हैं तो वहां पर भी आपको सेम ही प्रावधान देखने को मिलेगा। यानी इंडिया का कोई भी राज्य हो, वहां पर आपको सेम कानून देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात क्या, समान नागरिक संहिता आपको एज इट इज ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत सारी चर्चा हो गई। अगर हम लोग नेक्स्ट चर्चा अगर आप वीडियो पर बनाते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और चाहते हैं डिस्कशन, तो उस पर हम लोग करेंगे। दो और वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 और वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया। अगर हम लोग पहली वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो ये भोपाल से नई दिल्ली हजरत निजामुद्दीन चलती है, दिल्ली। और दूसरी कहाँ चलने वाली है, अगर दूसरी बात करें तो ये जबलपुर से भोपाल चलने वाली है। और तीसरी कहाँ चलने वाली है, तो भोपाल से इंदौर। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 3 वंदे भारत ट्रेन हमारे मध्य प्रदेश मिल चुकी हैं, तो इनके बारे में यहाँ पर पर्टिकुलरली हिंदी में भी डिस्कस दिया हुआ है। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा और आप अपने दोस्तों में इस सेशन के बारे में जरूर बताएंगे। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका फर्स्ट प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। किस शहर में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का इवेंट सेलिब्रेट किया गया? तो आपको बताना है इसका ऑप्शन कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। तो एज इट इज मुझे उम्मीद है कि आप जरूर लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे इसका जवाब। साथ साथ नेक्स्ट न्यूज है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, इंडिया या यूएसए? इसका जवाब भी आप मुझे कहां पर देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। साथ साथ अगर आप चाहें तो इंडिया की रैंक भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा सेशन और सारा एफर्ट आपको पसंद आया होगा
आया होगा। फिर भी अगर कहीं पर आपको डाउट होता है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर आप पर्सनली आप मुझसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक के माध्यम से जुड़कर आप मुझसे अपने सवाल रख सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।